सबसे पहले आप इंडियन पासपोर्ट की वेबसाइट पे आएंगे। ये पेज आपको दिखेगा। यहाँ पे एक न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन और एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आ रहे हैं तो आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आप एग्जिस्टिंग यूज़र पे लॉगिन करके एंटर कर पाएंगे इस वेबसाइट में। तो मैं मान के चलता हूँ आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे विज़िट कर रहे हैं तो आप एक न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। इसमें कुछ बेसिक डिटेल आपको डालना पड़ेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ और एक ईमेल आईडी डाल के लॉगिन आईडी बनाएंगे और एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। इन्हीं क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करते हुए आपको लॉगिन कर पाएंगे इस पेज पे। ये आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे जो आपकी लॉगिन आईडी बनेगी। फिर उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड सेट करेंगे। फिर आप बैक जाएंगे, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन में जाएंगे। फिर यहाँ पे आप वो क्रेडेंशियल डालेंगे, यूज़र आईडी, पासवर्ड, उसके बाद ये कैप्चा। फिर आप इस वेबसाइट पे अंदर एंटर कर पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, अगर आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, एक देख लीजिए आप मेरे ईमेल से ये लॉगिन हो चुका है। ये पेज है, फर्स्ट पेज होता है। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो इस पे क्लिक करना पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन पे, फ्रेश या री इशू पे। और लेकिन अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे थे, किसी भी रीज़न की वजह से आप एग्ज़िट कर चुके हैं फॉर्म को फिल करने के बाद, सेव करने के बाद, तो आप व्यू सेव्ड और सबमिटेड एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे। तो मेरे केस पे मैंने फॉर्म फिल कर रखा था और मैंने सेव करके एग्ज़िट कर दिया था, तो मैं इस व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। फिर इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, इस फॉर्म को, ताकि मैं इस फॉर्म को एक्सेस कर पाऊँ। फिर रिट्रीव पार्शियली सेव्ड फॉर्म, मैंने फॉर्म को पहले से फिल करके सेव कर रखा है। अब ये फर्स्ट पेज होता है जहाँ से हम पासपोर्ट के फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं। ये मेरा सिलेक्टेड दिखा रहा है, अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट, टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल, बुकलेट टाइप, 36 पेजेस। ये ऐसा इसलिए सिलेक्टेड दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही इसको सेव कर रखा है फिल करके। तो यहाँ पे ये मेरा सिलेक्टेड दिखा रहा है, फ्रेश पासपोर्ट, नॉर्मल एंड 36 पेज। अगर मैं री इशू ऑफ पासपोर्ट पे जाएंगे तो ये थोड़े ऑप्शन अलग दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये एप्लीकेंट डिटेल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एप्लीकेंट का नाम डालना पड़ेगा, जो भी उसका बेसिक या फर्स्ट नेम होगा। उसके बाद सरनेम आपको एंटर करना पड़ेगा। फिर उसका जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मेरे केस में फीमेल है। और उसके बाद आपको ये पूछ रहा है, हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, क्या आप कभी दूसरे नाम से भी जाने गए हैं प्रीवियस में, तो आपको नो करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट होगा। फिर उसके बाद हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या आपने अपना नाम कभी चेंज किया है, पहले कुछ और था अभी कुछ और है, तो इसमें भी नो होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना लोग चेंज नहीं करवाते हैं किसी का नाम, इतना आसान भी नहीं होता चेंज करना। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। फिर इज़ प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आपका प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया है? नहीं, इंडिया में ही प्लेस ऑफ बर्थ है, तो आप नो करेंगे। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, किस प्लेस पे आप बर्थ लिए हुए हैं, तो ये यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, यहाँ आपको ज़िले का नाम डालना बहुत ही बेटर पड़ेगा, क्योंकि ये प्लेस ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट के फर्स्ट पेज पे शो करेगा। तो यहाँ पे आप ना किसी गाँव का नाम या छोटे शहर का नाम ना डालकर आप अपने ज़िले का नाम ही डालेंगे, वो बेटर होगा, क्योंकि यही ज़िला आपका प्लेस ऑफ बर्थ के इस प्लेस पे वो शो करेगा आपके पासपोर्ट के फर्स्ट पेज पे। फिर आपका स्टेट कौन सा होगा, मेरे केस में उत्तर प्रदेश है। फिर डिस्ट्रिक्ट, मेरा डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर है, तो मैं वो चूज़ कर ले रहा हूँ। फिर मैरिटल स्टेटस क्या है, एप्लीकेंट शादीशुदा या क्या है, तो मेरे केस में मैरिड है, तो मैं ये मैरिड सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर उसके बाद आप देखेंगे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, ये आप इंडिया की नागरिकता बचपन से लिए हुए हैं, बचपन से आप यहीं पे पैदाइश है, बाय बर्थ, या आपने कभी रजिस्ट्रेशन इंडिया में आके करवाया, आप गैर मुल्की हैं या विदेशी हैं, तो मेरे केस में बाय बर्थ है। अगर एप्लीकेंट का पैन अवेलेबल है तो आप पैन नंबर यहाँ पे डालेंगे, ये ऑप्शनल है। वोटर आईडी अगर अवेलेबल है तो वोटर आईडी डालेंगे, पर ये आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही रहेगा, तो आगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है कि आप जिसका भी ये फॉर्म भरा जा रहा है वो एम्प्लॉयमेंट क्या है उनका, तो मेरे केस में होम मेकर है, क्योंकि लेडीज़ का है, तो यहाँ पे होम मेकर मैं फिल कर रहा हूँ।
फिर उसके बाद इज़ आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर स्पाउस अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर आप ये बच्चे का फिल कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन जो है अगर बच्चे का है तो उस केस में ये पूछ रहा है कि आपके माँ बाप या स्पाउस वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो मेरे केस में नहीं है, नो, क्योंकि मैं बच्चे का फिल भी नहीं कर रहा हूँ, माइनर का नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे केस में नो होगा। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे एक ECNR और ECR फॉर्म के दो तरीके के पासपोर्ट बनते हैं। इसमें आप ऑप्शन जो दिखा रहा है ग्रेजुएट एंड अबव और दूसरा ऑप्शन 10th पास एंड अबव, अगर आप ये दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे इसका मतलब आप ECNR मतलब नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, आप ऐसे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये होता है कि मतलब आप थोड़े एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं, तो नॉन ECR पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 10th पास और लेस या 8वीं और 9वीं के बीच का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका नो आ जाएगा, नो पे क्लिक हो पाएगा। अब यहाँ पे मैं ग्रेजुएट एंड अबव किया हूँ तो यहाँ पे येस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। अगर मैं दूसरा यहीं पे 7th पास कर रहा हूँ तो नो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मेरे केस में वो ग्रेजुएट हैं तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएट करके नॉन ECR के लिए एप्लीकेबल हो पाऊँगा। फिर उसके बाद आधार नंबर डाल देना है एप्लीकेंट का, जिनका भी पासपोर्ट फॉर्म फिल किया जा रहा है, और उसके बाद आपको आई एग्री करके नेक्स्ट कर देना है। आपको आधार वैलिडेट कराने की ज़रूरत नहीं। फिर आपको यहाँ पे फादर्स नेम या उनका जो कोई लीगल गार्जियन होगा, फैमिली डिटेल में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फादर्स और लीगल गार्जियन नेम यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, फर्स्ट नेम एंड देन सरनेम। तो फादर का नाम डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद मदर्स का नाम डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्पाउस का नाम डालना पड़ेगा, मतलब उनके पति या पत्नी का नाम डालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फादर नेम, सेकंड मदर नेम एंड थर्ड स्पाउस नेम। लीगल गार्जियन बहुत कम केस में कोई लीगल गार्जियन होता है, तो ज़्यादातर यही 3 चीज़ें फादर, मदर और स्पाउस का नाम डालना पड़ता है। तो मैं ये तीनों चीज़ें फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे रेजिडेंशियल, प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस पे आपके लिए आ जाएंगे स्टेप। इसमें आपको ये पूछ रहा है इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, क्या आपका प्रेजेंट मौजूदा एड्रेस आउट ऑफ इंडिया है? तो नहीं, मेरे यहाँ पे आपको नो करना है, यस नहीं सिलेक्ट करना। उसके बाद हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम, ये आपका एड्रेस पूछ रहा है इंडिया में जिस ज़िले में आप रह रहे हैं। उसके बाद विलेज, सिटी और टाउन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स। फिर आपका स्टेट पूछ रहा है किस स्टेट से है इंडिया में। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में। फिर आपका पुलिस स्टेशन कौन सा थाना लगता है, कोतवाली या पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है उस ज़िले में। फिर आपको उस एड्रेस का आपको पिन कोड भी डालना पड़ेगा, जो भी आपका एड्रेस है उसका पोस्टल पिन कोड। उसके बाद एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो एक्सेस हो, क्योंकि इस पे नोटिफिकेशन या मैसेज वगैरह पासपोर्ट ऑफिशियल्स की तरफ से उनके जो अधिकारी या उनके जो ऑफिस वहाँ से आते रहते हैं। तो मोबाइल नंबर आपको डालना ताकि मैसेज वगैरह रिसीव करते रहें। एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी डालनी पड़ेगी जो एक्सेस में हो और आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, इस पर भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये मस्ट होता है, ये ज़रूरी है ताकि आप नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। फिर उसके बाद इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, क्या आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है? तो आप तो आप यस कर सकते हैं। इज़ परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, ये कह रहा है कि जो आपका परमानेंट अस्थायी एड्रेस है क्या आप मौजूदा एड्रेस से सेम है? तो यस, मेरे केस में दोनों वही है, परमानेंट और प्रेजेंट दोनों वही है, तो मैं यस कर देगा। फिर उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, किसी एक आपके जो करीबी होंगे उन किसी बंदे का एक नाम डालना पड़ेगा, नेम एंड एड्रेस नाम डाल दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, ताकि अगर आपका जो मेन नंबर आप पहले कॉन्टैक्ट में डाल चुके हैं उस पर किसी बस कॉन्टैक्ट ना हो पाए या कोई नोटिफिकेशन ना पहुँच पाए तो इन पर कॉन्टैक्ट किया जा सके इस नंबर पर, ताकि आपका पुलिस वेरिफिकेशन और एक दूसरा जो वेरिफिकेशन होता है उसके लिए आपको बुलाया जा सके। फिर यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और पासपोर्ट डिटेल्स, इसमें ये आपको बताना कि आपने कभी प्रीवियस में कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इशू करवाया है या कोई पासपोर्ट के लिए पहले आप अप्लाई कराए थे और आपका पासपोर्ट इशू नहीं हो पाया हो किसी भी वजह से। तो इस पेज पे जो तीनों ऑप्शन दिखा रहे हैं तीनों में आपको नो 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 सिलेक्ट करना होता है।
हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट रिसीव्ड? नो, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इस बंदे का पासपोर्ट अप्लाई कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर उसके बाद इस अदर डिटेल्स में आपको कुछ डिटेल, आप कोई केस, क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट हो, उन सारी डिटेल्स को आपको यहाँ पे यस और नो करना है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट, क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट में पेंडिंग हो, अगर ऐसा कुछ है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे, अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं है, क्रिमिनल केस। फिर दूसरे में एप्लीकेंट हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ इंडिया, क्या किसी कोर्ट के थ्रू एप्लीकेंट को कभी सज़ा हुई है? अगर हुई है तो यस, नहीं तो नो। तो जब आपके खिलाफ कोई केस नहीं हुई है तो शायद आपको सज़ा भी नहीं हुई होगी। फिर उसके बाद एप्लीकेंट हैज़ बीन रिफ्यूज्ड और डिनाइड पासपोर्ट, क्या एप्लीकेंट ने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और किसी वजह से रिफ्यूज्ड या डिनाइड हो गया? तो मेरे केस में नहीं है, क्योंकि मैंने पहले अप्लाई ही नहीं किया, तो सारा नो 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 सेलेक्ट करना है। फिर हैव बीन ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप, क्या इस एप्लीकेंट ने कभी फॉरेन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था और उसको ग्रांट किया गया था? तो मेरे केस में नहीं, वो इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ है, तो यहाँ पे सारे नो 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 करना है। फिर एप्लीकेंट हैज़ रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट, क्या कभी ये एप्लीकेंट बाहर रहते हुए इंडिया में इमरजेंसी सर्टिफिकेट के बेस पे एंट्री किया था? तो मेरे केस में नहीं है, तो यहाँ पे सारे नहीं। 99% इस पेज पे जो भी आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं सारे आपको नो नो करते रहना है। फिर ये आपका पासपोर्ट का प्रीव्यू दिखा रहा। आप सारा डिटेल फिल करने के बाद ये पासपोर्ट का प्रीव्यू है। इसमें 2 पेज होते हैं पासपोर्ट में, एक फर्स्ट पेज होता है और दूसरा सेकंड पेज। फर्स्ट पेज पे आपका नाम हो जाएगा, आपकी नेशनैलिटी हो जाएगी, आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो जाएगा, पासपोर्ट इशू डेट, उसके बाद पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़, आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर, ये फर्स्ट पेज पे होगा। दूसरे पेज पे आपके फादर्स, मदर्स और स्पाउस का नाम और आपका एड्रेस रहता है। यहाँ पे आप एप्लीकेंट्स फ़ोटो देख सकते हैं, आपका फ़ोटो यहाँ पे शो करेगा जब पासपोर्ट बन के आएगा। फिर एप्लीकेंट का सिग्नेचर दूसरे बॉक्स में आएगा। यहाँ पे दूसरे पेज पे आपके लीगल गार्जियन या फादर का नाम जो आप पहले फिल कर चुके हैं, उसके बाद मदर्स का नाम, उसके बाद स्पाउस का नाम, उसके बाद आपका कंप्लीट एड्रेस शो करेगा। ये पासपोर्ट का दोनों पेज होता है जिस पे आपका डिटेल ये दिखाएगा आपका जब पासपोर्ट बन के आएगा। एक बार हम फिर से चेक कर ले रहे हैं कि सारी चीज़ें जो मैं फिल किया हूँ सही है। सरनेम, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद नेशनैलिटी, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद यहाँ डेट ऑफ इशू, किस डेट में आपका पासपोर्ट इशू हो रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फादर्स, मदर्स, स्पाउस और एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगा पासपोर्ट जब बन के आएगा। यहाँ तक आपने सिर्फ पासपोर्ट का फॉर्म फिल किया है यहाँ तक। अभी आपको ये पासपोर्ट का फॉर्म फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ेगा। ये अटैच नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। कम से कम दो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। एक प्रूफ ऑफ बर्थ होता है, दूसरा प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए। और ये जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स, वो आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र या पासपोर्ट ऑफिस पे जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो फिजिकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यही आपको दिखाने पड़ेंगे। तो प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए मैं यहाँ पे पैन कार्ड सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए मैं यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ से आधार कार्ड सिलेक्ट कर ले रहा हूँ एड्रेस प्रूफ के लिए। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस। ये एक्सेस देके हम यहाँ पे डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जाना ही पड़ेगा पासपोर्ट ऑफिस में, वहाँ पे आपको फिजिकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। अब ये किस प्लेस से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो मैं सिद्धार्थ नगर से फिल कर रहा हूँ, अपने ज़िले से। उसके बाद ऑटोमेटिकली फिलिंग डेट यहाँ पे शो ही कर रहा है, एग्री कर देना है।
फिर फॉर्म को सेव कर देना है। ये लास्ट है सेल्फ डिक्लेरेशन वाला पॉइंट। सबमिट फॉर्म करेंगे। सबमिट करने से पहले हमको सेव भी करना पड़ेगा। ये सेव माई डिटेल्स में क्लिक कर दिए। योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड। ये फॉर्म जो भी फॉर्म में हमने फिल किया ये सेव हो चुका है 0 से लेके 100 पॉइंट तक। 100% जो भी आप फिल किए हैं वो सेव हो चुका है। अब आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, सबमिट फॉर्म। अब आप सबमिट कर चुके हैं। यहाँ तक था कि आपने पासपोर्ट फॉर्म के लिए जो भी डिटेल्स है आपने फिल कर दिया है और उसको सबमिट कर दिया है। अभी ये आपका मामला ख़त्म नहीं हुआ। अभी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट की फ़ीस, फिर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो भी अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी उस डेट पे आपको पासपोर्ट सेवा ऑफिस में जाना पड़ेगा। फिर हम इस पे क्लिक करेंगे पे एंड शेड्यूल पेमेंट पे, ताकि हम पेमेंट कर सकें। ये पासपोर्ट बेसिकली 3 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ है। एक पासपोर्ट फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट की फीस, फिर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। तो पहला हमारा पासपोर्ट फॉर्म फिल हो गया है। दूसरा अब हमको पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट मेथड और चालान के थ्रू। तो आज के टाइम में लोग ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या नेट बैंकिंग, या यूपीआई से। तो मेरे केस में मैं यूपीआई से पेमेंट करूंगा। अभी आपको मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर ये आपको दिखा रहा है यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट। आपने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले रखा है। तो आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन पेमेंट करते टाइम में भी आपको अपॉइंटमेंट सेंटर जहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होना है, वहाँ वो सेंटर आपको, वो पासपोर्ट ऑफिस आपको यहीं पे सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे दिखा रहा है ये जितने भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की लिस्ट है, और यहाँ पे अवेलेबल डेट दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट अवेलेबल है। आप इस डेट का इस सेंटर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हैं, आप किस ज़िले से या आप किस पासपोर्ट ऑफिस से या पासपोर्ट सेवा केंद्र से बिलोंग कर सकते हैं। कौन सा पासपोर्ट ऑफिस आपके पास में है जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं ईजिली, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में मेरा गोरखपुर का करना है, पासपोर्ट सेवा केंद्र गोरखपुर। ये 26 को अवेलेबल डेट दिखा रहा है, तो मैं गोरखपुर का यहीं का बुक करूँगा अपॉइंटमेंट। लेकिन एक चीज़ और, ये यहाँ पे जो आप पासपोर्ट सेवा केंद्र सेलेक्ट करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि फाइनली इसी फॉर्म के आखिर में आपको यहीं पे इसी पे जाना पड़े, इसी पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप जब ये सेलेक्ट करेंगे तो अगला विंडो ओपन होगा, वहाँ पे आप पेमेंट के लिए जा सकते हैं। पेमेंट करने से पहले वो आपको पूछ रहा है कि किस पासपोर्ट सेवा केंद्र पे अपॉइंटमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जब पेमेंट हो जाएगी उसके बाद फिर से यही विंडो ओपन होगी, अपॉइंटमेंट सेंटर और पासपोर्ट सेवा केंद्र सेलेक्ट करने के लिए। तो जो आप यहाँ पे सिलेक्ट किए रहेंगे, जैसे मैं यहाँ गोरखपुर सेलेक्ट करता हूँ, तो पेमेंट के बाद भी यही गोरखपुर ही सिलेक्टेड आएगा। वहाँ पे हम बदल भी सकते हैं, और नहीं भी बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते, क्योंकि हमको फिर उसी पे करना होगा। हमको गोरखपुर पे फाइनली करना ही है, तो हम यहाँ पे गोरखपुर का सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर जब हमारा पेमेंट हो जाएगा तो हम इसी को ऑटोमेटिकली जो शो करेगा गोरखपुर का सेंटर, हम यहीं पे ओके कर देंगे। तो नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है आपका अपॉइंटमेंट जो फीस है वो 1500 रुपये है, पे एंड बुक अपॉइंटमेंट। आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी शो कर रहा है, आपका नाम भी शो करेगा, और यहाँ पे अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट अवेलेबल फॉर 26 अप्रैल का आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर आप 26 अप्रैल को नहीं भी जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने हिसाब का डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पे एंड बुक पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे केस में मुझे थोड़ा सा 26 में यहाँ रश भी दिखा रहा है रेड कलर में, इसका मतलब 26 में इस अपॉइंटमेंट सेंटर पे, इस पासपोर्ट ऑफिस में थोड़ा सा रश है। तो मुझे 26 या 27 यही थोड़ा
मुझे सोचना है कि मुझे किस डेट पे मेरे लिए आसानी होगी वहाँ तक जाने में, इसलिए मैं ये थोड़ा सा सोच रहा हूँ कौन सा मेरे लिए सही पड़ेगा। फाइनली मैं 27 पे ही जाना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ पे रश भी थोड़ा कम है और ये डेट मेरे लिए थोड़ा सा सही है जाने के लिए। फिर हम डिसाइड करने के बाद ये पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये आपका क्वेश्चन ओपन होगा, आप इसको ओपन एंड अंडरस्टैंड पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपका ये पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। फिर आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहें, नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई पेमेंट से, तो आजकल यूपीआई ही ज़्यादा चल रहा है, तो मैं भी यूपीआई से ही करता हूँ। अब यहाँ पे ये शो कर रहा है पेमेंट का फर्स्ट पेज। अब यूपीआई से अगर कर रहे हैं तो यूपीआई आईडी डालनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी अपनी प्रेस करूँगा। यूपीआई आईडी क्लिक और एंटर करने के बाद हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। फिर एक मैसेज आपके रिस्पेक्टिव यूपीआई एप्लीकेशन पे जाएगा। ये 5 मिनट का आपके पास टाइम है। एक मैसेज गया होगा, आप जिस भी यूपीआई पेमेंट के लिए आप फ़ोनपे या पेटीएम या किसी पर्टिकुलर मोबाइल बैंकिंग के एप्लीकेशन पे यूपीआई सेंड कर रहे हैं, तो ये मैसेज वहाँ पे जाएगा नोटिफिकेशन में। अब ये देख लीजिए, कलेक्ट रिक्वेस्ट हैज़ बीन इनिशिएटेड, प्लीज़ नोट दैट दिस ओनली अ रेमिटेंस फॉर्म नॉट एन एक्नॉलेजमेंट। आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट वाली लाइन, दिस ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट विल एक्सपायर आफ्टर 3 मिनट्स, प्लीज़ अप्रूव द ट्रांजैक्शन इन योर रिस्पेक्टिव यूपीआई ऐप। तो मैं HDFC का यूपीआई एंटर किया हूँ। HDFC के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में जाएंगे, वहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन होगा, उसमें जाएंगे तो ये ट्रांजैक्शन वहाँ पे शो कर रहा होगा अभी हाल में। हमें वहाँ पे जाके ओके कर देना है, मतलब एक्सेप्ट कर लेना। जैसे हम वहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे पेमेंट डन हो जाएगा। ये पेमेंट मेरा डन हो गया। उसके बाद मैं फिर से उसी फॉर्म पे आ जाते हैं, क्योंकि ये बैक कर दे रहा, रिवर्स कर दे रहा। फिर से हम उसी फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए पेमेंट स्टेटस इनिशिएट हो गया, मतलब यहाँ से पेमेंट इनिशिएट हो गया है। अब हमें इस पेमेंट को वेरीफाई कराना पड़ेगा। इस फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, इनिशिएट हो गया है। आपके बैंक से कट भी गया होगा ये आपका बैलेंस, लेकिन अभी यहाँ आपके फॉर्म पे सक्सेस नहीं दिखा रहा है कि आपका सक्सेसफुल हो गया पेमेंट। एक बार आपको ट्रैक पेमेंट स्टेटस में जाना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए पेंडिंग दिखा रहा है, क्लिक हियर टू री-वेरीफाई द पेमेंट। आप यहाँ जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा आपका पेमेंट। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल हो गया। अब हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। एक फॉर्म फिल कर दिए पासपोर्ट का, फिर पेमेंट हो गया। अब यहाँ पे फिर से जाते हैं व्यू सेंड एप्लीकेशन से, फिर से हम उसी फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं। अब फिर से हम फाइनली अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, ये फाइनल होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप मेरा पासपोर्ट फॉर्म हो गया, दूसरा पेमेंट हो गया, पेमेंट भी मेरा सक्सेसफुल हो गया। अभी हम इस फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और फिर से जाके हम अपॉइंटमेंट सेंटर बुक करेंगे। ये देखिए, यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट नहीं ले रखा है। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी मर्ज़ी का जो भी पासपोर्ट ऑफिस या पासपोर्ट सेवा केंद्र आपके लिए नज़दीक पड़ेगा, आप वहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने भी पहले गोरखपुर लिया था, पेमेंट करने से पहले वही गोरखपुर और पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट किया था, अभी भी वही करेंगे। बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, पहले कुछ और भी कर सकते थे और यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गोरखपुर शो कर रहा है, 27 की डेट भी मैंने ली थी, 27 डेट भी दिखा रहा है। अब यहाँ पे भी हम इवन डेट बदल सकते हैं, 27 का कुछ भी कर सकते हैं आगे पीछे, लेकिन मैं जो पहले सिलेक्ट किया था वो सोच समझ के किया था, मेरे लिए वो डेट सही थी। अब बुक अपॉइंटमेंट करेंगे। ये फाइनल अपॉइंटमेंट बुक हो गया, योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन बुक्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो गया, आपने फॉर्म फिल कर दिया, पेमेंट कर दिया, अपॉइंटमेंट की जो फीस थी, उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट भी बुक कर लिया। अब आपका जो भी जिस सेंटर पे आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है, जिस डेट में डेट भी दिखाएगा, टाइमिंग भी दिखाएगा, उस डेट और टाइमिंग पे आपको उस पासपोर्ट ऑफिस में या अपॉइंटमेंट सेंटर पे आपको पहुंचना होगा।
वहाँ पे फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। मैं तो कहता हूँ जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे ओरिजिनल, वो सारे आपको ले जाना है। वहाँ पे वो लेंगे 2 ही डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ले जाना है आपको सारे। ये आपका फाइनल पेज है अपॉइंटमेंट का, ये आप प्रिंट कर लेंगे 27 अप्रैल 2023। आप इस अपॉइंटमेंट के साथ और जितने भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे आप इस डेट पे जाएंगे, बाकी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को पर्टिकुलरली लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।